दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर भारद्वाज पर इल्ज़ाम लगता है और अंत तक आकर वो इल्ज़ाम खत्म भी हो जाता है। अब बैठे बैठे वो गेम खेल रहा था, तभी लंच का टाइम हो गया। प्राची उसके साथ लंच कैफेटेरिया में भी आ गई और जैसे वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई, वो उसकी पैंट पर गिरा गई। अब आगे, आज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। सीक्रेट घर जमाई कहानी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और दोस्तों, कई दोस्तों का डाउट था कि 5 एपिसोड नहीं दे रहे। तो दोस्तों, 5 एपिसोड मतलब इस तरीके से बनाएंगे तो 5 घंटे के हो जाएंगे, आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। ये एपिसोड पहले 5 को डाइवर्ट करते थे, अब 5 को ही मिलाकर एक एपिसोड में बोलता हूँ। तो आप लोगों को और बार बार मैं कोई चीज़ बतानी नहीं पड़ती, तो इसलिए कोई डिस्टरबेंस ना हो तो मैं पूरा एपिसोड 5 को मिलाकर एक बना दिया है। ये एपिसोड 5 ही है और 1 घंटे की वीडियो है, इसीलिए तो आप लोग सुने और हमें ज़रूर बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्राची के खूबसूरत चेहरे पर डर का भाव दिखाई देने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी ठोकर खाकर दूसरे व्यक्ति की पैंट पर कॉफी गिरा देगी। उसने समर से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। समर ने आंखें घुमाई और उसके पास भी शब्द नहीं थे। अगर वो जल जाता तो वो क्या करता। उसे प्राची बहुत लापरवाह लग रही थी, लेकिन प्राची उसे कॉफी पिला रही थी और उसके इरादे अच्छे थे। वो उसे दोष नहीं दे सकता था। उसका हाल ऐसा था जैसे वो ना तो खा सकता था और ना ही थूक सकता था, बस निगल ही सकता था। भले उसे गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कह सका। प्राची घबरा गई। उसने अपना कोमल सफेद हाथ आगे बढ़ाया और समर की पैंट से कॉफी साफ करने की कोशिश करने लगी। सॉरी सॉरी समर, सॉरी समर, रुको मैं तुम्हारी पैंट साफ कर देती हूँ। ऑफिस डेस्क के नीचे की जगह बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। प्राची के अंदर जाने के बाद वो जगह और भी ज्यादा तंग हो गई। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट गए थे। जैसे ही प्राची समर के इतने नजदीक आई, तो उसने प्राची की आंखों में देखा और उसकी खुशबू को महसूस किया। वो बेहद ताजा थी। ये लड़की जिसका चेहरा शुद्ध था, उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जमीन पर बैठी थी, उसकी पैंट पर कॉफी पहुंच रही थी। जिस जगह तक वो पहुंच चुकी थी वो अजीब सा था और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया था। ये पहली बार था जब ऐसे उसने कुछ महसूस किया था। ये बहुत ही शर्मनाक भी था और जितना अधिक वो उसके बारे में सोचती, उतना ही उसे लगता कि वो भविष्य में शादी नहीं कर सकती। कुछ ही क्षणों में उसके दिल की धड़कनें कई गुना तेज बढ़ गई थी। प्राची, प्राची, चलो, तुम सबसे अच्छी हो। वो खुद को प्रोत्साहित कर रही थी कि वो समर की पैंट से कॉफी को धीरे धीरे पोंछ ले। बहुत प्यारी प्राची, बहुत प्यारी लग रही थी। शर्मिंदगी से भरी नजरों में प्राची ने समर की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली झलक देखी। आज के समय में ऐसी मासूम लड़कियां मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी अचानक उन दोनों ने एक हैरानी भरी आवाज सुनाई दी, जिसने दोनों को डरा दिया। किसी ने पीछे से कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? प्राची ने पलटकर देखा और देखा कि ईरा थी, जो उनको हैरानी से देख रही थी। वो दंग रह गई। डायरेक्टर ईरा ने जब उन दोनों को देखा तो वो उसने निश्चित रूप से उन दोनों को गलत समझ लिया था। प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वो जमीन में से एक दरार ढूंढकर उसके अंदर घुस जाना चाहती थी। ईरा के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि प्राची नीचे झुकी हुई थी और समर की पैंट को छू रही थी। बेशक उसने सोचा कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। उसने गुस्से से कहा, यह तुम्हारा वर्क प्लेस है, तुम लोग ऑफिस में ये सब कैसे कर सकते हो? अभी के अभी ये सब बंद करो और अगली बार कुछ ऐसा करना है तो किसी होटल में चले जाना। हीरा ने दोनों को घूरा और सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर आने के लिए मुड़ गई, लेकिन उसने खुद भी कुछ नहीं देखा कि इस लहजे में उसकी जलन महसूस हो रही थी। हीरा की बात सुनकर प्राची का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने दुखी होकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो, अब डायरेक्टर ईरा ने हमें गलत समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो रोने ही वाली थी। समर जानता था कि प्राची इस तरह की छोटी मोटी चमड़ी वाली नहीं है। उसे देखकर लग रहा था कि वो अगर उसने उसे दिलासा नहीं दिया तो अगले ही पल जरूर रो पड़ेगी। इसलिए उसने प्राची को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, मेरा दोष है, परेशान मत हो, मैं इरा से बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो।
ये सुनिश्चित करने के बाद वो लड़की दुखी न हो कि उसने प्राची की बात मानना के लिए उसकी तरकीबें अपनाई और फिर से अच्छा महसूस कराने के लिए काफी समय से उससे बात भी की। उसने ऐसे एक दूसरे से बातें करते देखकर पूरी दोपहर इरा उन्हें अजीब नजरों से देखती रही। वो कभी कभी समर के बगल में टहलती और देखती कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, जिससे वे डर जाते और चुप हो जाते। समय तेजी से बीतता गया। पलक झपकते ही काम से छुट्टी का समय भी हो गया था। समर ऑफिस से निकलकर बाहर चला गया। रात के 8 बज रहे थे। बाहर अंधेरा हो गया था। उसके चारों ओर एलईडी लाइटें चमक रही थी। सड़कों पर बहुत सारे लोग थे। पार्कों में योग कर रहे बूढ़े लोग और हाथ पकड़कर टहल रहे कपल भी थे। जब समर डीएनडी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बार के सामने एक लड़की केकड़े की तरह से बाएं दाएं डगमगा रही है। कभी कभी गिर सकती थी और समर ने उसको देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, हम्म वो लड़की कुछ ज्यादा ही नशे में लग रही है। जिस तरह से वो चल रही थी उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़की ने बहुत ज्यादा पी ली थी। इस बारे में ज्यादातर लड़के अपनी खुशी एंजॉय करने आते थे और या फिर अपनी थकान मिटाने आते थे। समर ने नजर घुमाई और जाने का फैसला किया। वो दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था। उसे वैसे भी शराब पीने वाली लड़कियों से नफरत थी, लेकिन अगले ही पल वो वहीं पर जम गया, क्योंकि उसने देखा कि वो दो लंबे और हट्टे कट्टे बदमाश उस लंबे बालों वाली लड़की की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। वो जानता था कि ये बदमाश ऐसे ही अक्सर नशे में धुत लड़कियों को ढूंढते रहते हैं और उनके साथ बारी बारी उन्हें परेशान करते थे। कुछ समय पहले न्यूज में भी बताया गया था कि रात 12 बजे एक नशे में धुत लड़की के साथ कुछ बदमाशों ने दुष्कर्म किया। अंत में जब लड़की को होश आया तो वो उदास हो गई और इसी उदासी में उसने 20वीं मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। समर ने अपने मुंह मिट्ठू मैया बनते हुए कहा, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, एक नेक इंसान। मैं ऐसे किसी लड़की को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। और ये कहते वो नशे में धुत लड़की की तरफ चल दिया। वो नहीं चाहता था कि इस नशे में धुत लड़की के साथ कुछ गलत हो, खासकर इन दो बदसूरत लोगों के द्वारा। इस समय दो गोरे बदमाश नशे में धुत लड़की को घसीटते हुए बार के अंदर की तरफ लेकर चले गए। बाईं ओर गोरे बदमाश ने उस लड़के को खींचकर अपने बॉस के सामने करते हुए कहा, मनोज भाई, ये लड़की बहुत सुंदर है। उसकी आंखें दरिंदगी से भरी हुई थी। तभी मनोज भाई ने उसको रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी मानो तो इसे छोड़ दो। ये लड़की इतनी मासूम नहीं है जितनी दिख रही है। ये वही है जिसने हमारे बॉस करीम भाई पसंद करते थे। बेहतर होगा कि तुम इसे न छुओ। उसकी आंखों में डर की चमक साफ आ गई थी और ये नाम सुनते ही उस गोरे बदमाश के चेहरे के भी भाव बदल गए। उसने डर के साथ दोहराया, करीम भाई। करीम भाई डीएनडे का बार का बॉस था और बहुत ताकतवर था। जिसने भी उसके साथ पंगा लिया उसने उसकी सभी हड्डियां चकनाचूर कर दी थी। उसका दुश्मन तो मौत की भीख मांगता था। अगर ये लड़की करीम भाई को चाहिए थी तो वो कैसे इस लड़के को हाथ लगा सकता था। भले वो सुंदर थी, लेकिन एक सुंदर लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मनोज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनमें से एक बदमाश के साथ एक उस लड़की को करीम भाई के पास लेकर जाने लगा। बार के अंदर मौजूद सभी लोगों ने देखा कि वो लड़की बहुत ही सुंदर है और उसे बात करने आना चाहते थे, लेकिन दोनों बदमाशों का चेहरा देखने के बाद वो सभी डर के मारे अपनी जगह पर ही बैठ गई। उन्होंने पहचान लिया कि ये दोनों दोस्त करीम भाई के आदमी हैं। डीएनडी बार में करीम भाई की रेपुटेशन बहुत ही क्रूर थी। कोई भी उस लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जिसे करीम भाई चाहता था। जब वो समर दाखिल अंदर आया तो उसने तेज आवाजें सुनी। संगीत बहुत तेज था और डांस फ्लोर पर मौजूद लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। वो नशे में चूर थे और बार और यंग लोगों के डांस फ्लोर पर था। नाइट लाइफ जीने वाले सभी लोगों की पसंदीदा जगह थी। डांस, ड्रिंक, फ्लर्ट, होटल के कमरे खोलना, ये सब बाहरी बारी से सबकी पसंदीदा चीजें थी। समर रुक गया और घूरने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वो उन दोनों लड़कों के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों का रास्ता रोक लिया। तभी उनमें से एक गुंडे ने समर को घूरते हुए कहा, अबे, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से हट जाओ। समर ने अपने हाथ पीछे करके उल्टा कर उन दोनों को ही धमके भरे स्वर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम दोनों सही सलामत जाना चाहते हो तो इस लड़की को जाने दो। क्योंकि नशे में धुत लड़की के बाल लंबे थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था, इसलिए समर नहीं देख पाया कि वो कैसी दिखती है। वो कौन थी?
लेकिन उसको वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा हो। लेकिन वो बदमाश समर की बात सुनकर हंसी में फूट पड़े। वह समर को देख देख कर हंस रहे थे। तभी उसने कहा, ये पतला दुबला सा लड़का हमें ही धमकी दे रहा है। ये वही लड़की थी जिसे करीम भाई चाहता था। वो उसे करीम भाई पास ले जाने वाले और उसे कैसे छोड़ दे। और यह आदमी जो उसके सामने खड़ा था, इसका इस लड़के से क्या रिश्ता है? अगर करीम भाई को पता चला तो वो उसकी जान ले लेगा। इसलिए उस बदमाश ने दोबारा समर को धमकी देते हुए कहा, बच्चे, इस लड़के को करीम भाई चाहते हैं और मेरा मानना है कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम सह नहीं पाओगे। तभी उसने सोचा, उसके सामने वाला आदमी निश्चित रूप से मरना चाहता था। उसने उसे रोकने की हिम्मत कैसे की? अगर उन दोनों ने समर को भी घूर घूर कर देखा, अगर वे इस लड़की को करीम भाई तक पहुंचाने में जल्द में न होते, तो वो दोनों बदमाश समर को अभी के अभी सबक सिखा देते। उनकी धमकी सुनकर समर ने भौहें सिकोड़ी और थोड़ा कड़क लेकिन ठंडे लहजे में कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो कि ये शैडो ग्रुप नहीं है, वरना तुम दोनों पहले ही लाश बन चुके होते। उसे ऐसे धमकी देने वाले लोगों में बहुत नफरत थी, खास तौर पर इन जैसे बदमाशों की धमकियों से। शैडो ग्रुप में उसने एक बार गांव में घुसकर 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और बिना किसी चोट के निकल गया था। वो गांव हथियारबंद निवासियों से भरा हुआ था और बेहद ताकतवर भी थे। दुनिया के सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर में वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ट्रिपल एस लेवल के मिशन पूरे कर सकता था। दुनिया के 7 अंडरवर्ल्ड किंग्स में वो पहले स्थान पर था और जब वो अपना हाथ उठाता तो हवा चलती और बादल हिलते। वो अपनी आंखें एक बार उठाकर पूरी दुनिया को देख सकता था। वो शैडो किंग था और उसके लिए ऐसी बातें दुनिया भर के लोग करते थे। वो कई तूफानों और लहरों से गुजर गया था, शैडो कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था और पूरी दुनिया को चौंका रहा था। लेकिन उसे एक खास बात से चिढ़ थी। वो ये थे कि उसे दूसरे लोगों द्वारा धमकाए जाने से नफरत थी। शैडो कॉन्टिनेंट में जिस किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की, वो सभी अब नरक में थे। उसकी नज़र में वे बेकार लोग कमजोर मुर्गों की तरह थे। उनके पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। दुर्भाग्य से ये इंडिया था और जब चाहे लोगों को मार नहीं सकता था। इससे वो नेशनल स्पेशल डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता था और ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने गुस्से में उन दोनों बदमाशों से कहा, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की, लगता है तुम अब और जीना नहीं चाहते। समर की धमकी सुनकर उन दोनों बदमाशों ने अपना चेहरा और भी गलोमी कर लिया और उनकी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। वो करीम भाई के फॉलोअर्स थे। डीएनडी बार में करीम भाई के लेफ्ट हैंड के रूप में इनके बारे में कौन नहीं जानता था। तभी समर ने अपनी नाक ढकी और उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर उनकी बेइज्जती करते हुए कहा, अरे तुम दोनों किस गटर से निकल कर आ रहे हो? तुम दोनों में कितनी गंदी बदबू आ रही है। मुझसे दूर रहो और इस लड़की को भी तुरंत जाने दो और तुम लोग भी चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर उन दोनों बदमाशों में से एक के चेहरे के भाव बदल गए। ये कोई और नहीं, ये वही गोरे बदमाश का बॉस मैनोज था और उसे ने आज रात बदबूदार टोफू खाया था। ये खाने की उसकी पसंदीदा चीज थी। भले वो बदबूदार था लेकिन उसे वो बहुत ही टेस्टी लगता था। उसके बगल में दुबले पतले गुंडे का चेहरा बदल गया। उसने मनोज भाई से कहा, मनोज भाई, वो तुम्हें गाली दे रहा है और कहता है कि तुम बदबूदार हो। तुम्हें यहां से चले जाने के लिए कह रहा है। मनोज को आखिरकार एहसास हुआ कि समर उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी बेइज्जती की, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूं। हाँ, मनोज गुस्से में चिल्लाया और समर को पंच मारने की कोशिश की। इस पंच में बहुत ताकत थी। इस पंच में से हवा में से जोरदार फोर्स की आवाज आई। उसे विश्वास था कि निश्चित रूप से वो अपने सामने खड़े आदमी को हरा देगा। और बार के लोगों ने देखा कि मनोज का पंच समर को लगने ही वाला था, तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वह सभी एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार थे। वो अक्सर बार में घूमते थे। उन्होंने इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी। उन्हें यह बहुत पसंद भी था। समर ने मनोज को हल्के में मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बस इतना ही जोर है? तुम तो बहुत कमजोर हो। ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी हाथों को मारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल उसकी नजर में
मनोज सिर्फ चींटी था और वो हाथी था। वो बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मनोज का पंच पकड़ लिया। चाहे मनोज ने कितनी भी कोशिश की हो समर को मारने की, लेकिन वो समर को छू भी नहीं पाया। उनके आसपास के लोग समर को हैरानी से देखते हुए बोले, भाई, ये आदमी तो निश्चित रूप से किसी न किसी अच्छे बैकग्राउंड से आया है। उनकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गई थी। आखिरकार इस डीएनडी बार में कोई भी ऐसा नहीं था जो इन बदमाशों से लड़ने की हिम्मत रखता हो। मनोज का भी चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसे लगा कि जैसे किसी गन्ने वाली मशीन में उसने अपना हाथ दे दिया। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी बड़े पत्थर से कुचला जा रहा और उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। मनोज ने अपना हाथ के दर्द को सहने की कोशिश की और समर पर चिल्लाया, हरामखोर, छोड़ मेरा हाथ। दर्द के कारण उसका हाथ टेढ़ा भी हो गया था और सुअर के जिगर जैसा रंग हो गया था। समर को उसके मुंह से गाली सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने मनोज को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे हरामखोर कहा, तुमने ये गलती कर भी कैसे ली? समर का चेहरा गुस्से से तप रहा था। उसकी आंखों में एक आग धधक रही थी। बचपन से ही उसके आज तक किसी ने उसको गाली देने की कोशिश नहीं की थी, और जब भी उसे कोई गाली देने की कोशिश करता तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। समर ने मनोज का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जैसे उसका चेहरा सूज गया। उसने अपना एक दांत भी बाहर थूक दिया था। यह थप्पड़ बहुत जोरदार था। बार में मौजूद सभी लोगों ने सुना और सभी ने समर को चौंक कर देखा। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? उसने करीम भाई के लेफ्ट हैंड को मारने की हिम्मत की। क्या अब ये जीना नहीं चाहता? लोग ये बड़बड़ाने लगे थे। मनोज ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम बचेगा नहीं। समर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाँ, मैंने तुम्हें मारा है। मनोज ने अपने दोनों आदमों की तरफ देखते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, इस कमीने को मार डालो। भले ही उसके आसपास के सभी लोग उन दोनों बदमाशों की गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, लेकिन वे इस बारे में सोचते थे कि करीम भाई के सब ऑर्डिनेट थे और उनमें से किसी ने भी समर की मदद करने के लिए हिम्मत नहीं की। भले ही उनको समर से हमदर्दी हो रही थी, वे उसको कुछ गलत होता हुआ देखना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई भी इस अजनबी के लिए करीम भाई से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं था। वही समर की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उन दोनों बदमाशों को घूर रहा था। जैसे ही दोनों बदमाश उसके नजदीक आए, अचानक उसने उन दोनों बदमाशों को घुमा कर किक मार दी। दोनों बदमाश डर से करहा उठे और उनके 10-12 मीटर से अधिक पीछे की ओर मुड़ गए और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगा। वो दोनों बहुत देर तक खड़े भी नहीं हो सके। एक किक से एक एक 10-12 मीटर से अधिक, यहाँ तक कि करीम भाई का बेस्ट बेस्ट मार्शल आर्ट फाइटर भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा ताकत! ये लड़का तो राक्षस निकला। आसपास के खड़े होते हुए लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। उनके आसपास के सभी लोग हैरान थे जब उन्होंने समर को देखा कि उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। पहले पहले वह जो वो समर के लिए चिंतित थे, लेकिन अब उन्हें उन दोनों बदमाशों के लिए बुरा लग रहा था। दोनों बदमाशों की भयानक स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी हालात देखकर पता लग रहा था कि दोनों 1-1.5 महीने तक अब ठीक भी नहीं होने वाले। समर ने मनोज और उसके दोनों गुंडों को ठंडी निगाहों से देखा। नशे में धुत लड़की को सहारा देते हुए बोला, मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ, और अगर अगली बार मैंने तुम लोगों को किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए या बदतमीजी करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जब समर नशे में धुत लड़की के करीब आया तो उसने हल्की खुशबू महसूस की, लेकिन इस तरह की गंध उसे किसी परफ्यूम के नहीं बल्कि किसी ड्रग की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की ने किसी चीज में मिलाकर ड्रग दे दिया गया था। ये सौभाग्य की बात थी, समर ने उसे बचा लिया, वरना उसके साथ आज कुछ भी हो सकता था। समर को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की को जानता है, लेकिन उसके लंबे बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे को ढक रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उस लड़के के चेहरे को उसके लंबे बालों को हटाया, जिससे उसका चेहरा उसके सामने आ गया। जैसे उसने लड़के के चेहरे को देखा, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। ओह,
ये तो जिया सिखावत इंस्पेक्टर है। जब समर ने लड़की का चेहरा साफ साफ देखा तो वो चौंक गया और लगभग उछल पड़ा। जिया शेखावत इंदौर में पुलिस फोर्स की एक काबिल ऑफिसर थी, और ये वही थी जिसने उस रात समर को गिरफ्तार किया था। जिया पूरी तरह नशे में थी। उसको कुछ भी होश नहीं था और वो क्या कर रही है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने नशे में कहा, आई एम वेरी हॉट। जो भी हो, समर हमेशा से एक नेक इंसान रहा, और सच कहूं तो पिछली बार जब से जिया ने उसे गिरफ्तार किया था, तब से समर ने मन में जिया के प्रति थोड़ी नाराजगी थी। उसका चेहरा देखने के बाद वो उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन वह समझ गया था कि एक बार उसके जाने के बाद जिया के साथ कुछ भी हो सकता है। वो अपने गर्म दिमाग के कारण जब उसे दूसरे दिन उठेगी, तो वो निश्चित रूप से आत्महत्या करने के लिए किसी इमारत से कूद जाएगी। चाहे समर को ये लड़की कितनी भी नापसंद क्यों ना हो, वो उसे बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता था, खासकर इन बदमाशों के द्वारा। समर और उन बदमाश लोगों के बीच लड़ाई से बहुत शोर मच गया था। बहुत सी आवाजें निकली, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। कुछ कमरे से बाहर चले गए। उनका बॉस एक तगड़ा आदमी था। उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट से ऊपर ही थी। उस आदमी ने काले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और उसके चेहरे पर माथे से लेकर मुंह तक कोने तक चाकू के कट लगे हुए थे। वो जानलेवा और डरावना लग रहा था, और कोई भी पहली ही नजर में बता सकता था कि वो दयालु नहीं था। मनोज ने उस आदमी को बाहर आते हुए देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, करीम भाई, करीम भाई, ये आदमी उस लड़के को लेकर जा रहा है जिससे आप पसंद करते हैं, और उसने हमें मारा, बहुत मारा। हम उस लड़के को आपके पास लेकर आ रहे थे। आपको हमारा बदला लेना पड़ेगा करीम भाई। उस चेहरे पर कट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि करीम भाई था, इस डीएनडी बार का मालिक और उन बदमाशों का बॉस। मनोज ने जो कहा उसे सुनने के बाद करीम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। इंदौर में हर कोई उसका नाम जानता था। डीएनडी बार इंदौर के सबसे मशहूर बार में से एक था। भले ही ये एक बार था, लेकिन करीम भाई उसकी आड़ में कुछ और भी काम कर रहा था। बार में अक्सर लड़कियों की तस्करी, ड्रग बेचना, हफ्ता वसूली, प्रोटेक्शन मनी और आदि सब कुछ गैर कानूनी काम वहां से ऑपरेट करते थे। जिया एक पुलिस इंस्पेक्टर थी, और वो हाल ही में डीएनडी बार की जांच कर रही थी। जिया के पास पहले ही सब कुछ सबूत थे। डीएनडी बार को पूरी तरह से खत्म करने में उसे ज्यादा समय लगने वाला नहीं था, लेकिन करीब की नजर हर जगह पर थी। जिया के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनकर वो बहुत डर गया, क्योंकि उसने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए थे। अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती थी। जीवित रहने के लिए करीम भाई ने जोखिम उठाने का फैसला किया और जिया शेखावत की सहेली को उसकी शराब में ड्रग मिलाने के लिए रिश्वत दी, और उसकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए उसका वीडियो वायरल करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर बीच में आ जाएगा। करीम भाई ने भौहें ऊपर उठाई, और उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक दिखाई दी। उसने गुस्से में इस समर को घूरते हुए कहा, ए लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। इस लड़के को यहाँ छोड़ो और मेरे सामने झुककर माफी मांगो, और यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में मुझे दोष मत देना। समर अभी उसके बार में था, और करीम भाई कुछ भी कर सकता था। उसका मुख्य लक्ष्य जिया को कोई भी एक्शन लेने से रोकना था। वो समर को जाने का एक मौका देना चाहता था। वो नहीं माना, और फिर उसका क्या करना है वो सोचेगा। समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ करीम को घूरते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं? तुम खुद को क्या समझते हो? उसके आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे। वो भास के नजरों से समर को देख रहे थे। सबको लगने लगा था कि समर इतना बेवकूफ कैसे है। क्या बकवास कर रहा है ये? क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया? करीम भाई से पंगा ले रहा है। बात तो ठीक कह रहे हो भाई। यार, करीम भाई आखिरकार डीएनडी बाहर का बॉस है। जो भी उनका विरोध करता है वे विकलांग हो जाता है। अरे अफवाह है। करीम भाई ने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता है। उसके एक पंच में 100 किलो का बल है। भाई, मेरे को तो लग रहा है उनकी नजरों में अगर कोई करीम भाई का विरोध करेगा तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये तो मुझे पागल ही लग रहा है। भले वो उसे मारे ना, लेकिन उसकी हालात आज कुछ जरूर खराब हो जाएगी। समर द्वारा सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करते हुए करीम भाई का चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो गया था। उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर चमक उठी थी। उसने समर को घूरते हुए कहा, बच्चे,
तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो। समर में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिष्ठा थी। करीम भाई जानता था कि उसके पास के सभी लोग उसे देख रहे हैं। उसे आज समर के हाथ पैर तोड़ने चाहिए, नहीं तो भविष्य में उसका सम्मान कोई नहीं करेगा। उनके जैसे लोगों के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान अक्सर पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। करीम भाई ने अपने दाहिने पैर को जोर से जमीन पर मारा। उसने तुरंत एक खूंखार बाघ की तरह समर की तरफ छलांग लगाई और पलक झपकते ही समर के ठीक सामने आ गया। उसने गुर्राते हुए अपना हाथ उठाया और एक जोरदार पंच समर की तरफ घुमा दिया। उसके पंच में बहुत ताकत थी। एक बार जब उसने पंच घुमाया तो हवा में ही एक जोरदार आवाज आई। उसे लगा कि उसने हल्का एक निश्चित रूप से उसने सामने खड़ा लड़के पर भारी पड़ेगा, उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, फिर मुझे कुछ कहना मत। ये कहते हुए अपना दायां पंच करीम को मारने के लिए उठाया और बिजली की तरह तेजी से करीम भाई की तरफ घुमा दिया और जैसे ही उसका पंच करीम के पंच से टकराया, करीम भाई का शरीर उछलकर 50 मीटर दूर दीवार से जा टकराया, जिससे दीवार भी गड्ढा हो गया। करीम भाई ने चीख कर कहा, आहा मेरा हाथ। उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया था, जिससे अंदर से सफेद हड्डी दिखाई दे रही थी। सिर्फ पंच ही नहीं, उसका पूरा हाथ कंधे तक टूट गया था, जिससे उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। अगर वो समर की ताकत से मुकाबला करता तो वो पक्का मर जाता। करीम भाई की हालत देखकर उनके आसपास के सभी लोग कांप उठे। जिसकी भी आंखें ये सब देख रही थी, वो सभी सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। इंदौर में बॉक्सिंग टूर्नामेंट में करीब भाई दूसरे स्थान पर आया था। उसके पास बहुत ताकत थी, लेकिन वो अपने सामने वाले युवक से हार गया। अगर वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। समर ने युद्ध के देवता की तरह ठंडी हंसी हंसी और करीम भाई की ओर चल पड़ा। इस करीम ने जिया को नशीला पदार्थ देने की हिम्मत की। वो मरना चाहता था और उसने निश्चित रूप से कई लड़कों को भी चोट पहुंचाई होगी। इसलिए समर ने उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। ये देखकर कि समर उसकी ओर ही आ रहा है, करीम ने अपने दर्द को सहने की कोशिश करते हुए अपने आसपास खड़े आदमी को चिल्लाते हुए कहा, अबे तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ इस आदमी को मार डालो। करीम भाई का आदेश सुनकर उन लोगों ने अपनी अपनी लाठियां निकाली और समर की ओर बढ़ गए। लेकिन करीम भाई भूल गए थे कि ये एक शैडो किंग का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहे कितने भी लोग हों, आज सब के सब मरेंगे ही, क्योंकि ये उसके लेवल की लड़ाई नहीं थी। समर ने अपने पैर से उन पर वार किया और 4-5 लोगों को उड़ा दिया। उसे सिर्फ 3 ही किक मारनी पड़ी, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा लोग उड़ गए। उनमें से कुछ के हाथ पैर टूट गए और सभी लड़ने की अपनी ताकत खो चुके थे। समर की भयावता को देखकर करीम भाई आखिरकार डर गया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया और समर से दया की भीख मांगते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे मत मारो भाई। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि उसने एक पहाड़ को लात से साइड हटाने की कोशिश की थी। उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर वो समय में पीछे जा सकता तो वो कभी भी समर से पंगा नहीं लेता। तभी समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लोगों को मारना गैर कानूनी है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पैर उठाया और करीम भाई की जांघ पर जोर से कदम रख दिया। पिंग! तभी उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। करीम भाई के जांघ की हड्डियां चकनाचूर हो गई। वो फिर कभी किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आह! आह! करीम भाई चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसके आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखें डर से भरी थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। शैतान! ये शैतान है! भीड़ तीतर बीतर हो गई। जितना हो सके उतनी दूर चली गई। सब के सब डर गए थे। इस भयानक शैतान की किसी से बात पर उस पर भड़क ना जाए। सब उसे ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। डरी हुई भीड़ को चारों तरफ तीतर बीतर होता हुआ देखकर समर ने अपनी आंखें घुमाई और उसने मन ही मन सोचा, अरे यार, क्या मैं इतना डरावना हूँ? मैं पहले से ही बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर ये शैडो ग्रुप में होता तो मैं करीम भाई और उनके लोगों का सिर फोड़ देता। ये तो अभी बस थोड़ा सा घायल ही किया है, ये इतना क्यों डर रही हैं? उसकी आंखें अचानक जिया पर गई। उसने देखा कि जिया की आंखें धुंधली हो गई थी और उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। इसका मतलब था कि ड्रग का असर कम हो रहा था। समर ने जिया शेखावत को पकड़ लिया और कहा, इंस्पेक्टर,
संभालो अपने आप को। और वो उसको लेकर बार से बाहर चला गया। वो जिया को एक एस के होटल में ले गया। होटल के अंदर अंदर जिया के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने जोर से कहा, आई एम वेरी कोल्ड, मुझे गर्मी लग रही है। ये कहते हुए उसने अपने कपड़े खींचे। उसे नशे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कर क्या रही है। उसका चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया था। नशे में होने के कारण वो सुंदर लग रही थी। लाल ड्रेस में और भी आकर्षक लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। जो कोई भी उसे देखता वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिया के आकर्षक फिगर को देखते हुए समर ने अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहा, नहीं नहीं समर, तू ऐसे भटक नहीं सकता। समर ने खुद की प्रशंसा करते हुए खुद से ही कहा, हाँ, मैं तो हमेशा से ही ईमानदार लड़का रहा हूँ। मैं अपनी शानदार और शक्तिशाली छवि का अपमान नहीं कर सकता। फिर उसने 9 चांदी की सुइयां निकाली, उन्हें जिया शेखावत के शरीर पर 9 और एक्यूपेंचर बिंदुओं में चुभो दिया। इस विधि उपयोग करके उसके शरीर में ड्रग के असर को खत्म करना चाहता था। हालांकि उसे जिया जैसी सुंदर लड़कियां पसंद थी, लेकिन उसे नशे में लोगों का फायदा उठाना पसंद नहीं था। अगर उसने ऐसा किया तो उसके और करीम भाई के जैसे सड़क छाप गुंडों के बीच में अंतर क्या रह जाएगा। भले ही वो कभी भी किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छू सकता था। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो तब करेगा जब जिया होश में होगी, न कि जब वो नशे में थी। उसके अपने भी कुछ सिद्धांत थे। ड्रग का नशा उतरने के बाद जिया अचानक उठ बैठी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें भ्रमित दिख रही थी। उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी। समर ने चिंता में पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उल्टी 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 उल्टी। जिया ने अचानक अपने पेट में मौजूद सारी शराब, पानी, बाकी सब चीजें उगलना शुरू कर दिया। समर पर थूक दिया और उसके कपड़े भी भीग गए। समर पर शराब को घूरते हुए समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? ये क्या कर दिया तुमने? पर वो एक ब्यूटी थी, नेचुरल ब्यूटी, जिसे देखकर सभी पुरुष उसके पीछे पड़ जाएं। फिर उसने वास्तव में उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। समर की आंखों में उसके लिए थोड़ी बहुत अच्छी छवि थी, वो भी खत्म हो गई। कई बार उल्टी करने के बाद अब जिया ने उल्टी बंद कर दी और उसका सिर दूसरी तरफ मुड़ गया। वो बेहोश हो गई। वो शायद जिया के लिए आरामदेह था। हालांकि समर को शराब में सने कपड़े शरीर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समर के पास अपने कपड़े उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां उजागर हो गई। उसकी पीठ पर निशान थे। हर एक निशान बहुत गहरा था। थोड़ी देर में उसने अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिए और उसके बाद उसने जिया की तरफ देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे भी कपड़े धोने के लिए तुम्हारी मदद करता हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जिया के कपड़े उतारे और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्या शानदार फिगर था। इसी समय समर के मन में एक बार जानवर बनने का ख्याल आया, लेकिन ये सोचकर कि उसे दूसरों का फायदा उठाना नहीं चाहिए, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने सिर से फिर से खुद की तारीफ करते हुए कहा, यार समर, तू अच्छा आदमी है, तू ऐसा नहीं कर सकता। समर ने एक रजाई ली, उसे सिया शेखावत की ओढ़ा दिया और उसके बगल में लेट गया। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज अभी अभी उग गया था। आह! एक चीख ने होटल के कमरे की शांति को भंग कर दिया। जिया ने अचानक अपनी आंखें खोली और जब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, इसलिए उसकी एक तीखी और दुखद भरी चीख निकली। जिया के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बेरहमी से समर पर वार कर रही थी। समर जिया के वार से जाग गया और दुखी होकर जिया को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने जिया को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुम मुझे क्यों मार रही हो? जिया के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की आग भड़की हुई थी, जो समर को उस आग में मार डालना चाहती थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तूने नशे में मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी। उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने अभी तक किसी को अपने आप को छूने तक नहीं दिया था। एक तो पहले ही समर ने उसकी पहली किस चुरा ली थी और आज वो गुस्सा क्यों न करे। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, जोर से खुद को सही ठहराते हुए कहा, अरे अरे, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। मुझ पर ऐसे ही झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैंने कल रात तुम्हारी जान बचाई। तुम मुझे ही फंसा रही हो। तभी जिया ने उसको ऐसे ही गुस्से में घूरते हुए कहा, कमीने, अगर मुझे छुआ नहीं तो मेरे कपड़े कहाँ गए? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो मैं अच्छा इंसान हूं। तुम यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।
जिया ने समर की एक भी नहीं सुनी, बस चिल्लाते हुए बोली, बकवास मत करो, तुमने मुझे कलंकित किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिया का चेहरा सुंदर लाल हो गया था। उसके हाथ अपने आप हिले और शेरनी की तरह उसको घूर कर देखा और समर की तरफ दौड़ी। उसने क्रूर रूप से लग रहा था कि वो आज रुकेगी नहीं। समर गुस्से में था। ये लड़की वाकई ना समझ थी। क्या वो मंदबुद्धि थी? उसने अभी भी गुस्से में होते हुए कहा, भाड़ में जाओ, मत मानो। अगर बाघ शिकार नहीं करता तो तुम लोग उसे भीगी बिल्ली समझते हो। उसने अपना हाथ घुमाया और जिया शेखावत को बिस्तर पर दबा दिया, उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। जिया शेखावत का सुंदर चेहरा और बिलाल हो गया। उसने समर को डांटते हुए कहा, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? समर ने उसको फिर से घूरते हुए कहा, तुम फिर से मुझ पर चिल्ला रही हो। अभी भी अपने जिद पर अड़ी हो। आराम से, आराम से, इतने ज्यादा ताव में मत आओ। समर ने उसके एक दर्जन बार तक मारा और वो जब तक थक नहीं गया। उसने कहा, अब भी मुझे डांटने की हिम्मत है तुम्हें? जिया ने गुस्से में कहा, नहीं अब और नहीं, लेकिन तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर समर ने नाम में सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, कैसी नासमझ लड़की है ये। वो जानता था कि जिया एक अच्छी पुलिस अधिकारी है और उसके पास बहुत ताकत है। अगर वो लड़की किसी से गज रखती है तो उसे परेशान जरूर होगी। परेशानी कम करने के लिए उसने इस मंदबुद्धि लड़की को समझाना जरूरी समझा। समर ने भौहें सिकोड़ी। जिया शेखावत को याद दिलाते हुए कहा, देखो, याद करने की कोशिश करो। तुम कल रात नशे में थी। बार में किसी ने तुम्हें ड्रग दिया। मैंने तुम्हें बदमाशों से बचाया था। उसकी बात सुनकर जिया ने इस बार सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ दी। वो कल रात बार में दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और उसका दिमाग चक्कर खाकर गिर रहा। उसे लगा कि दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया था और समर ने उसे बचाया था। जिया के गुस्से का कारण यह था कि वो जब जागी थी तो उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। उसे लगा कि समर ने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। पूरी बात जानने के बाद जिया के सुंदर चेहरे पर एक जटिल सा भाव था। उसके सामने खड़े आदमी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उसने उसकी जान बचाई, लेकिन फिर भी उसने उसको बिना कपड़ों के देखा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं फ्यूचर में लोगों का सामना कैसे करूंगी? जी हाँ, इंदौर में एक पुलिस स्टेशन की हेड थी और एक ऐसी पुलिसकर्मी जिसकी बहुत से लोग तारीफ भी करते थे। जिया शेखावत का सुंदर चेहरा करूर लग रहा था। उसने अपने हाथ हिलाए और गुस्से में समर से कहा, आज के बारे में अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सच था कि समर ने उसको बिना कपड़ों के देखा था, पर यह बहुत बुरा असर डालेगा। अगर यह रहस्य खुल गया तो बदनाम हो जाएगी, इसलिए उसने कुछ न कहने की धमकी दी। समर ने जब देखा कि जिया शांत हो गई है तो उसने भी उसको वादा करते हुए कहा, निश्चिंत रहो तुम, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। 3 मिनट बाद जिया शेखावत ने कपड़े पहने और समर के साथ होटल से बाहर निकल गई। उसका फिगर सुंदर और आकर्षक था। जिया ने समर को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। यह कहने के बाद वो पलटी और वहां से चली गई। वाकई में इस आदमी को दोबारा देखना नहीं चाहती थी। तभी समर को अचानक याद आया कि कल उसने कियारा से कहा था कि आज वो उसको तलाक दे देगा। उसने खुद से अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ओह शिट यार, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। कियारा तो मुझे मार ही डालेगी। वो सच में इस बारे में भूल गया था। कियारा कहीं उसे फिर से गलत ना समझ ले। वो हमेशा ही उसे गलत समझती थी। जो भी हो, तलाक ले ही रहे हैं। पर वो अपनी राह पर चला गया। वो अपनी राह पर चले जाएगी, एक दूसरे की परवाह किए बिना। समर ने बड़बड़ाया और कियारा के विला की ओर चल दिया। शादी के एक ही दिन के बाद तलाक हो गया। वाकई में इंदौर शहर स्पीड में नंबर 1 था। आधे घंटे बाद वो समर विला नंबर 13 में वापस आ गया। उसने देखा कियारा उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और आईडी कार्ड के साथ बाहर ठंड में दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हालांकि कियारा ने काले रंग का फॉर्मल सूट पहना था, जो उसकी गोरी त्वचा, लंबी लंबी टांगे और फिट फिगर को ढक रहा था। फिर वो एक सफेद परी की तरह लग रही थी। समर उसके पास गया और कहा, चलो
तलाक ले लेते हैं। कियारा अग्रवाल समर की बात सुनकर थोड़ा कांप उठी। उसने खुद को सभ्य दिखाने की कोशिश की। ईमानदारी से कहूँ तो वो पहले ही दिन से उसे तलाक देना चाहती थी, पर वो उससे शादी भी तो नहीं करना चाहती थी। उसने समर से यह भी कहा था कि वो 4-5 महीने के बाद तलाक ले लेगी। हालांकि जब वो इस सच में तलाक लेने जा रही थी, उसको थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। क्या ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि उससे शादी करना ही सही था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने समर पर सपा में जाने का गलत आरोप लगाया था। कियारा ने एक 10 लाख रुपए का चेक निकाला और अपनी पतली उंगलियों से समर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह 1 मिलियन रुपए का चेक है, बस इसे तलाक की एलिमनी समझो। उसने सोचा कि वो समर को कुछ भी नहीं देगी, बल्कि उसने तो पहले ही उसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्योंकि उसने उस पर गलत आरोप लगाया, इसलिए उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने पैसे देकर उसकी भरपाई देने का फैसला किया, लेकिन समर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर चेक इन नहीं किया। उसने बिना किसी भाव के साथ कहा, ठीक है, चलो सिविल सर्विस ब्यूरो में चलते हैं। कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या उसे लग रहा था कि पैसे से भावनाएं खरीदी जा सकती है? अगर उसने चेक नहीं ले लिया तो वह एक लड़का खिलौना बन जाएगा। समर शैडो ग्रुप का शैडो किंग, जिसे एक मिशन में कम से कम 10 बिलियन का इनाम मिलता, उसके लिए 1 बिलियन की क्या वैल्यू हो सकती थी? कियारा अग्रवाल अपनी कार की ओर चलते हुए हल्के से मुस्कुराई। उसने समर को भी चलने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी में बैठो। हम दोनों के लिए जल्द से जल्द तलाक लेना ही अच्छा है। अगर उसने पैसे नहीं लिए तो उसकी मर्जी, इससे कियारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक एक आदमी की तथाकथित गरिमा की बात है, उसे यह बात मजाक की लगती थी। क्या गरिमा से वो कुछ भी खरीद सकती थी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पैसों से ही कुछ खरीदा नहीं जा सकता था। कियारा ने गाड़ी का दरवाजा खोला। समर ने उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाने के लिए खुद भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके गाड़ी को चालू किया और तेजी से सिविल सर्विस ब्यूरो की तरफ चला दी। कियारा आमतौर पर गाड़ी से आधे घंटे में वहां पहुंच जाती थी, लेकिन चूंकि आज किसी कारण से जाम था, इसलिए सड़क पर भीड़ थी। उसे एक रोड क्रॉस करने में ही आधा घंटा लग गया। कियारा अग्रवाल ने अपनी भौहें सुकोड़ी। उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर संदेह भरा भाव लाते हुए कहा, हम्म, क्या आगे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है? सड़क पर बैरिकेड क्यों लगे हैं? अभी उसे याद है कि कल पर तो उसने बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अचानक कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे शुरू हो गया? अगर वो इस रोड से नहीं निकल पाई, तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो सिर्फ गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ते से होकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकती थी। वो रास्ता एक पुराने मोहल्ले से होकर निकलता था। गलियां बेहद संकरी और भीड़ भाड़ वाली थी। वो इलाका एक पुराना लो क्लास इलाका था, जिसमें भिखारी, गुंडे, दुकानदार और चोर जैसे संदिग्ध लोग भर भर कर रहते थे। पुलिस द्वारा वहां कभी कभी ही गश्त की जाती थी। जब उनकी गाड़ी पूरे मोहल्ले में पहुंची, तो एक बूढ़ा आदमी अचानक वहां आया, जमीन पर लेट गया और उसकी बीएमडब्ल्यू के सामने चिल्लाने लगा, आह, आह, मार डाला, मार डाला। हालांकि उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी सफेद थी और वो 60 साल से ज्यादा का लग रहा था, लेकिन उसने ऊंची आवाज में कियारा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी, तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मोहल्ले के सभी लोग बाहर आकर उनकी गाड़ी को घेरने लगे। एक ने कियारा पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें गाड़ी भी चलाना नहीं आता? तुम एक बूढ़े आदमी को कैसे गिरा सकती हो? दूसरे ने कहा, अगर तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी मत चलाओ। तभी एक ने तो हद ही कर दी, अरे औरतें गाड़ी चलाना नहीं जानती, देखो उसने बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी। लड़की, अब इसे मुआवजा दो। हर कोई कियारा अग्रवाल को पूरी तरह से अपमानित कर रहा था। कियारा और समर गाड़ी से नीचे उतरे, बूढ़े आदमी के बगल में खड़े हो गए। समर ने देखा कि कियारा का चेहरा पीले पड़ने लगा था। तभी कियारा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, वो खुद ही ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसे पूरा यकीन था कि वो पूरी तरह से एक घोटाला था। कार में बूढ़े आदमी ने छुआ भी नहीं और बूढ़ा आदमी खुद ही ठोकर खाकर आ गया। कियारा उस समय गुस्से में थी। वो न केवल बूढ़े आदमी की वजह से बल्कि समर की वजह से भी गुस्से में थी। वो उसकी मदद करने के बजाय
बस उसके बगल में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। समर ने भौहें सुकोड़ी। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि कियारा उस समय क्या सोच रही थी, क्योंकि वह बूढ़े आदमी की बाह को घूर रहा था। समर ने पाया कि बूढ़े आदमी की बाह अनियमित रूप से मजबूत थी, और जो किसी बूढ़े आदमी की मजबूत तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये एक 35-40 साल का आदमी की बाह लग रही थी। इसके अलावा उसने बूढ़े आदमी के बाह पर एक सिक्के जितना छोटा खोपड़े का टैटू देखा, जो लगभग किसी ग्रुप की पहचान के चिन्ह जैसा लग रहा था। शैडो कॉन्टिनेंट में शैडो किंग के रूप में समर दुनिया के सभी भूमिगत ताकतों से परिचित था। खोपड़ी किलर ग्रुप शीर्ष 4 किलर ग्रुप्स में से एक था, जिसे कंकाल लेक के रूप में जाना जाता था। ग्रुप के हत्यारे भेष बदलने, छल का उपयोग करने और छिपने जैसी तकनीकों में बिल्कुल कुशल थे। निसंदेह यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उनमें से एक था। समर अचानक सतर्क हो गया जब उसने देखा कि कंकाल लेक का यह किलर वास्तव में इंदौर में था। बूढ़ा आदमी तब तक अपने कपड़ों के अंदर हाथ घुमाते हुए चिल्ला रहा था और उसे घाव दिखाने का नाटक करते हुए बोला, लड़की, तुमने मुझे मारा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो क्या तुम्हें अपनी टूटी पसली दिखा सकता हूं। वास्तव में वो अपनी बातों में उलझाकर अपना हथियार पकड़ रहा था। कियारा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मेरी गाड़ी ने तुम्हें छुआ तक नहीं। इधर समर के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उस बूढ़े आदमी ने अपना हथियार पकड़ लिया था। उसने कियारा अग्रवाल को धक्का देते हुए जोर से चिल्लाया, सावधान। और समर खुद भी जमीन पर लुढ़क गया। उसने कियारा को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की, और जब उसने कियारा को छुपाने की कोशिश की तो उसने गलती से उसको छू लिया, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट थी। कियारा का चेहरा अचानक लाल हो गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, वो इतनी गुस्से में थी। और जब वो अपना गुस्सा दिखाने वाली थी तो उसने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। कियारा जहां खड़ी थी वहां पर गोलियों का निशान था, और गोली चलाने वाला वो बूढ़ा आदमी ही था। भीड़ में खड़े लोगों ने जब गोली की आवाज सुनी तो सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वो सभी चीखने लगे और भागने लगे। गोली चली, भागो यहां से, गोली। सभी जो आसपास के निवासी थे, वो शांतिपूर्ण शहर में जो रह रहे थे, ये पहली बार था जब उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। सब के सब डर गए थे। सभी नुकसान से बचने के लिए जितना संभव हो सके था भागने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी खतरे का अनुभव करना अच्छा होता है, लेकिन किसी की जान ज्यादा मायने रखती है। कियारा अग्रवाल इस समय उलझन में थी। वो अपनी आंखें झपकाती रही और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, ये ये क्या हो रहा है। समर ने दूर खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वो आदमी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। समर की बात सुनकर कियारा को झटका लगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कियारा अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। उसने समर को उलझन भरी नजरों से देखा। क्या यह सिर्फ नाटकों में नहीं होता? वास्तविकता में ऐसा होना कैसे संभव हो सकता था? अगर ये गोली न चलती तो उसे शायद यकीन ही नहीं होता कि वो और समर खतरे में थे। समर का शुक्रिया, उसने उसे दूर धकेल कर उसकी जान बचा दी। वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि अगर समर उसको न बचाता तो उसका क्या होता। समर ने बारे में सोचते हुए उसने अभी अभी उसकी जान बचाई। कियारा अग्रवाल अपने चेहरे पर एक कठोर भाव के साथ उसकी आंखें झपकता की रही। वो यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? क्या समर उस किलर किंग के आदमी को मार देगा, या फिर वो वहां से भाग जाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और एक लाइक जरूर कर दें। कहानी को ऐसे ही सुनते रहें, और अगर आप और भी कोई बदलाव चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।